हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाणी पर। दोस्तों, एग्जाम वाणी के यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री का कोर्स हमारा चल ही रहा है, उसके साथ हमने ज्योग्राफी का कोर्स भी शुरू कर दिया है। और ज्योग्राफी के में हम भारत के भूगोल को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत एक साउथ एशियन कंट्री है। भारत क्या है? एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत प्राचीन काल में गोंडवाना लैंड का भाग था। दोस्तों, किसी समय आज जितने भी महाद्वीप है वो एक समय एक बड़े महाद्वीप के रूप में एक साथ थे, जबकि आज अलग अलग जो हम महासागर देखते हैं ये सभी महासागर एक ही स्थान पर एक बड़े महासागर के रूप में थे। यानी सारे महासागर एक तरफ और सारे महाद्वीप एक स्थान पे। इस बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र को हम पेंजिया कहते थे, जबकि इस बड़े महासागरीय क्षेत्र को पैंथालासा कहा जाता था। दोस्तों, बाद में जब जो ये पेंजिया प्लेटों में टूटने लगा तो सबसे पहले दो प्रमुख प्लेटों में ये टूटा। एक उत्तर में लोरेशिया या अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। तो भारत उस समय उस गोंडवाना लैंड का भाग था। उत्तर में प्रमुख रूप से कौन कौन से महाद्वीप आते थे? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप लोरेशिया यानी अंगारा लैंड के भाग थे, जबकि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड के भाग थे। और भारत एक समय अफ्रीका के तट से लगा हुआ देश था, सटा हुआ देश था। उसके बाद जैसे जैसे ये प्लेटें और भागों में टूटी, उसके बाद भारत उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए आकर के अंगारा लैंड के साथ लग गया है और भारत अब एक दक्षिण एशियाई देश है। तो प्राचीन काल में भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यह एक दक्षिण एशियाई देश है, यानी एशिया के दक्षिण में भारत स्थित है। दोस्तों, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यह विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है, यानी इसका जो एरिया है, अगर हम इसकी एरिया की बात करें दोस्तों, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये इसका टोटल एरिया है, जो वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.42% है। वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.42% भारत का क्षेत्रफल है, भारत का एरिया है। और भारत का एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, जो देश भारत से बड़े हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं। भारत से बड़े देश में सबसे पहले रशिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राजील और छठा बड़ा देश जो है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये भारत से बड़े देश हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमने भारत का क्षेत्रफल देखा। अब देखते हैं कि भारत उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर लंबा है। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ की लंबाई देखें तो भारत की नॉर्थ से साउथ लंबाई है 3,200
14 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। दोस्तों, उत्तर से दक्षिण भारत 3214 किलोमीटर लंबा है, जबकि पश्चिम से पूर्व भारत 2933 किलोमीटर लंबा है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी लैंड बाउंड्री की। अगर इसके लैंड बाउंड्री की बात करें दोस्तों, लैंड बाउंड्री देखिए, यहां से गुजरात के इस छोर से यहां इस तरीके से होते हुए यहां तक भारत 15,200 किलोमीटर लंबा है। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, यानी लैंड बाउंड्री भारत की 15,200 किलोमीटर लंबी है। जबकि दोस्तों, अगर हम यहां से भारत की तटीय रेखा की बात करें, कोस्टल लाइन की अगर हम बात करें, तो देखिए जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोस्टल लाइन जो है भारत की 7,516.5 किलोमीटर लंबी है। इस कोस्टल लाइन में दोस्तों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल होते हैं। जबकि अगर मुख्य भूमि की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों अगर मेनलैंड कोस्टल लाइन पूछा जाए तो ये दोस्तों आपकी 6,100 किलोमीटर होगी। यानी मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर, जबकि भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई अगर पूछता है तो 7,516.5 किलोमीटर आपका आंसर होगा। जबकि अगर ये स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर होगा। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा जिन भारतीय राज्यों से गुजरती है वे भारतीय राज्य कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद ये राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश यानी एमपी, एमपी के बाद ये छत्तीसगढ़ में जाती है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये जाती है त्रिपुरा में और त्रिपुरा के बाद मिजोरम और मिजोरम से ये बाहर निकल के म्यांमार से आगे बढ़ जाती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। टोटल कितने स्टेट? 8 राज्यों से होकर के जो है वो आपकी कर्क रेखा यानी जिसे हम अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो कितना है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से यानी नॉर्थ से और यहां जम्मू कश्मीर राज्य में
37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यानी उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, यानी नॉर्थ। तो भारत 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। अगर दोस्तों भारत के मुख्य भूमि की बात करें, देखिए मुख्य भूमि में दोस्तों द्वीप समूह हमारे अलग हो जाते हैं। तो अगर मुख्य भूमि की बात करें तो यहां कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। अगर मुख्य भूमि की बात करें तो हमारा उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। जबकि अगर कुल भारत की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की बात कर रहे हैं। तो ये तो है हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात करते हैं हमारे देशांतरीय विस्तार के। तो देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो भारत यहां दोस्तों गुजरात से, ये जो गुजरात का क्षेत्र है, यहां से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से यहां अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। दोस्तों अगर हम देखें भारत के देशांतरीय विस्तार को, अगर हम देखें तो भारत के देशांतरीय विस्तार में यानी पूर्व से पश्चिम के मध्य लगभग 30 देशांतरों का अंतर आता है। देखिए यहां इसे समझते हैं। भारत का पश्चिम से पूर्व के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है? तो पश्चिम से पूर्व तक भारत का लगभग 30 देशांतरों यानी लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आता है। दोस्तों दो देशांतरों या दो लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। कितना? 4 मिनट का अंतर होता है। तो 30 × 4 ये आ गया हमारे पास 120 मिनट, और 120 मिनट बाय 60 तो लगभग 2 आवर्स, यानी यहां से और यहां के मध्य लगभग 2 घंटे का अंतराल है। यहां सूर्योदय पहले होता है जबकि यहां पर बाद में होता है। तो पूर्व से और पश्चिम के समय में 2 घंटे का अंतर आता है। अब दोस्तों इस अंतर की वजह से समय सारणी बनाने में कई समस्याएं आती, और ये केवल ऐसा भारत के साथ ही नहीं है, विश्व के कई देशों के साथ ऐसा है, क्योंकि सभी देशों का कोई ना देशांतरीय विस्तार है। कुछ ना कुछ देशांतरीय विस्तार होने के कारण सभी देशों ने अपनी सुविधा अनुसार किसी न किसी मुख्य देशांतर को अपनी मानक समय रेखा निर्धारित किया है। भारत ने भी यहां उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास से गुजरने वाली, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मिर्जापुर के पास से गुजरने वाली -82 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपनी मानक समय रेखा मान लिया है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों ये पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरते हैं।
ये 5 राज्य हैं। देखिए कौन कौन से। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो जो हमारी मानक समय रेखा है यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और उत्तर प्रदेश में कहां से? उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये मिर्जापुर से, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। दोस्तों ये तो हमने बात की इसके संबंध में भारत के आकार और अवस्थिति के बारे में। अब दोस्तों देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों को। तो देखें दोस्तों, यहां उत्तर पश्चिम में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जबकि यहां ऊपर यहां जम्मू कश्मीर राज्य से सटा हुआ अफगानिस्तान है। यहां उत्तर में चीन है, नेपाल है, इसके अलावा यहां भूटान है, पूर्व में म्यांमार है, यहां बांग्लादेश है और दक्षिण में श्रीलंका है। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा से हमारे कई राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं, हम एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान के साथ लगने वाले जो हमारे राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य। ये 4 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर राज्य लगता है। और दोस्तों 1896 ईस्वी में अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक सीमा रेखा खींची गई जिसका नाम है ड्यूरंड लाइन। ये ड्यूरंड रेखा 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। दोस्तों आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का एक भाग पाकिस्तान के कब्जे में है, तो अब ये ड्यूरंड लाइन उस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के मध्य में है। दोस्तों पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, जिसको दोस्तों सर सिरिल रेडक्लिफ ने खींचा था। कब? 1947 में। रेड क्लिफ लाइन दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है और इसे सर सिरिल रेडक्लिफ ने 1947 में निर्धारित किया था। अब देखें दोस्तों आगे, चाइना के साथ हमारे कौन से राज्य लगते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद देखिए चीन के साथ हमारे कौन से राज्य लगते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद
सिक्किम, और सिक्किम के बाद दोस्तों बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ जो हमारे राज्य सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं, नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्यों में सबसे पहले उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों आपका बिहार है। दोस्तों बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी लगती है। बिहार है, बिहार के अलावा सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। ये राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं दोस्तों भूटान की। तो देखिए भूटान के साथ कौन कौन से राज्य लगे हैं? दोस्तों सबसे पहले सिक्किम, सिक्किम के बाद असम, असम के बाद दोस्तों हमारा एक राज्य अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी लगता है। तो ये 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले पड़ोसी राज्य वो हैं, म्यांमार के साथ किन राज्यों की सीमा लगती है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नंबर आता है नागालैंड का, फिर नंबर आता है मणिपुर का और फिर दोस्तों मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। अगला जो हमारा पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश के साथ दोस्तों बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगी हुई है। कितना? लगभग 4096 किलोमीटर। इतनी लंबी जो है सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे लंबी जो सीमा है वो वेस्ट बंगाल की लगती है। जबकि बांग्लादेश से लगने वाले जो दूसरे राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? असम, असम के साथ मेघालय, मेघालय के अलावा त्रिपुरा और मिजोरम। इन 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। दोस्तों बांग्लादेश और भारत के बीच में जो स्थलीय सीमा रेखा है उसका नाम भी रेड क्लिफ लाइन ही है, क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ और भारत का बंटवारा हुआ तो पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल के रूप में पाकिस्तान राज्य बना था। बाद में ये पूर्वी बंगाल राज्य, जो पूर्वी बंगाल जो कि बाद में पाकिस्तान हो गया था 1947 में, ये बाद 1971 में अलग होकर के और एक नया देश बन गया बांग्लादेश। तो लेकिन जो सीमा
रेखा है वो वही है, सेम है, रेडक्लिफ लाइन, जो कि कब खींची गई थी? 1947 में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, वे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं वो राज्य कौन कौन से हैं, एक बार देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद दोस्तों पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद दोस्तों सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ऐसे राज्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं वो राज्य कौन कौन से हैं? 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, 4 जम्मू कश्मीर, 5 उत्तराखंड, 6 उत्तर प्रदेश, 7 बिहार, 8 सिक्किम, 9 पश्चिम बंगाल, 10 असम, 11 अरुणाचल प्रदेश, 12 नागालैंड, 13 मणिपुर, 14 मिजोरम, 15 त्रिपुरा और 16 मेघालय। तो देखिए दोस्तों, ये वो राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 16। 16 ऐसे राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं दोस्तों, कहीं कोई छूट तो नहीं गया। यहां पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हाँ एक और एक छूट गया है दोस्तों, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। अब संख्या कितनी हो गई? 17। यानी ऐसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं उनकी संख्या कितनी है? 17 है। अब दोस्तों अब देखते हैं ऐसे राज्य जो समुद्रीय तट से लगे हुए हैं। तो हमारे जो तटीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? यहां से शुरू करते हैं। गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद दोस्तों फिर है आपका कर्नाटका, कर्नाटका के बाद दोस्तों फिर है आपका केरला, केरला के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद दोस्तों उड़ीसा और उड़ीसा के बाद दोस्तों वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल लाइन से लगे हुए हैं, यानी तटीय रेखा से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 17 है, जबकि समुद्री तटीय रेखा से लगते हुए राज्यों की संख्या 9 है। और सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा
किस राज्य की है? वो राज्य है आपका गुजरात। गुजरात की जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। अब दोस्तों हम ऐसे राज्यों की बात करते हैं, ऐसे राज्य जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही लगते हैं और ना ही समुद्री तटीय रेखा से लगते हैं। तो वो राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए, हरियाणा, हरियाणा के बाद दोस्तों एमपी, एमपी के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद देखिए दोस्तों तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगते और ना ही तटीय रेखा से लगते हैं। एक बार हम फिर से नजर मान लेते हैं। यहां पे हरियाणा, हरियाणा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है। यहां मध्य प्रदेश किसी भी से नहीं लगता है। एक और राज्य दोस्तों वो है झारखंड। झारखंड भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता, ना ही किसी समुद्री तटीय रेखा से लगता है। तो ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? ऐसे राज्यों की संख्या है 5। 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं और ना ही किसी समुद्री तटीय रेखा से लगते हैं। दोस्तों यही क्वेश्चन इस बार के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पूछा गया था। यही सेम क्वेश्चन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पूछा गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों राजनीतिक रूप से भारत वर्तमान में 28 राज्य, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य जो पहले राज्य हुआ करता था, अब उसे 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। ये ऊपर लद्दाख और नीचे जम्मू और कश्मीर। अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी ओर ये जो पहले हमारे दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इन्हें मिलाकर के एक बना दिया है। तो यहां पर गुजरात राज्य से लगता हुआ कौन सा? दमन एंड दीव, जबकि यहां महाराष्ट्र से लगता हुआ दादर एंड नगर हवेली। इन दोनों को मिलाकर के अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इनकी राजधानी हो गई है दमन। पहले दमन की राजधानी दीव थी और दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा हुआ करते थे, परंतु 31 अक्टूबर 2019 से दोनों को मिलाकर के एक बना दिया गया है और इनकी राजधानी हो गई है दमन। 31 अक्टूबर 2019 से ही जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और 2 भागों में बांट दिया गया है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा जम्मू कश्मीर, ये भी केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख की राजधानी लेह है, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर, ये 2 है। ठीक है, चलिए तो हमने देखा कि भौगोलिक रूप से भारत का विस्तार किस रूप में है, भारत का क्षेत्र कितना है। अब
हमने देखा कि राजनीतिक रूप से भारत कितने भागों में विभाजित है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड्स। दोस्तों भारत का दक्षिणी भाग जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ प्रदेश है। एक ओर अरब सागर है, तो दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपका इंडियन ओशियन है। तो भारत ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। यूं तो कई द्वीप और भी भारत की तटीय सीमा से लगे हुए हैं, परंतु मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और एक अरब सागर में स्थित हमारा लक्षद्वीप आइलैंड यानी लक्षद्वीप द्वीप समूह है। दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि यहां दक्षिणी अंडमान में, अंडमान को मुख्य रूप से 4 भागों में हम विभाजित करते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। उसके बाद ये निकोबार आइलैंड। 10 डिग्री चैनल, दोस्तों 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करते हैं, जबकि यहां कोको स्ट्रेट म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करते हैं। कोको स्ट्रेट म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य 10 डिग्री चैनल। तो अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार से किस संधि से, किस जल संधि से या किस जो है स्टेट से अलग होता है, तो वो है कोको स्ट्रेट, जबकि अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। कोको स्ट्रेट कहां है? म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में, जबकि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? अंडमान और निकोबार के बीच में। दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर, जहां पे बड़ी फेमस सेलुलर जेल है, ये कहां पर है? साउथ अंडमान में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के किस भाग में है, तो दक्षिणी अंडमान में ये राजधानी है। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक की जो ऊंचाई है दोस्तों, हाइट है, वो है 738 मीटर। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर, जबकि अंडमान निकोबार की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट थूलियर, और माउंट थूलियर निकोबार आइलैंड पर है, और इसकी जो हाइट है वो दोस्तों 642 मीटर है। 642 मीटर हाइट है किसकी? माउंट थूलियर की, जो कि कहां पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी,
और उसके बाद नंबर आता है माउंट थूलियर का, जो कि है 642 मीटर। अच्छा, अब आगे देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड है। ये है मिनकॉय आइलैंड, ये है कवराती आइलैंड और ये है लक्षद्वीप। कवराती लक्षद्वीप की राजधानी भी है, कवराती लक्षद्वीप की राजधानी भी है। दोस्तों, मिनकॉय आइलैंड मेन लक्षद्वीप आइलैंड से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, मिनकॉय आइलैंड लक्षद्वीप का ही भाग है, लेकिन यह मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग हो जाता है। किससे? 9 डिग्री चैनल से। 9 डिग्री चैनल मिनकॉय द्वीप को लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है, जबकि दोस्तों यहां पर 8 डिग्री चैनल दोस्तों मिनकॉय आइलैंड को यहां नीचे मालदीव से अलग करता है। तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल। जबकि मिनकॉय और मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से कौन सा अलग है? 9 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किससे अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल से। जबकि कोको स्टेट किसके मध्य है? म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य है। तो ये तो हमने दोस्तों इनकी बात करी। और दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो अंडमान द्वीप पर है। तो ये भी आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये तो बात की दोस्तों हमने भारत की भौगोलिक स्थिति की, भारत के आकार की, और भारत राजनीतिक रूप से यानी पॉलिटिकली इंडिया कितने स्टेट्स में और कितने यूनाइटेड जो है यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड है, इस पर हमने चर्चा की। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे भारत के भू-आकृतिक प्रदेशों की, यानी भारत में किस तरीके के लैंड फीचर्स हैं। जैसे उत्तर में हिमालय है, यहाँ उत्तर में ही तराई क्षेत्र में एक बड़ा ही उपजाऊ प्रदेश जिसे जलोढ़ मैदान कहते हैं, यानी जो एलुवियल प्लेन्स हैं या उत्तर के मैदान। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर मध्य भारत में केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड, या इसको हम पठारी क्षेत्र भी कहते हैं। जबकि हमारे द्वीप समूह, यहाँ हमारा एकमात्र रेगिस्तानी क्षेत्र थार है। तो इन सभी का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, बार बार आप इन चीज़ों को, इन क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहें, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछे गए हैं और कुछ का उदाहरण मैंने पढ़ाते समय आपको दिया भी है। यहाँ तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे हैं और भविष्य में भी पूछे जाते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।